वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में प्री डीएलएड 2024 में पूछे गए सीडीपी में है ना, शिक्षण अभिरुचि में पूछे गए 30 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 51 में, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन ए सकारात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी सुरक्षित वातावरण, ऑप्शन सी विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, या ऑप्शन डी सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, मतलब कक्षा 1 से 8 के लिए है ना, और प्राइमरी में आता है कक्षा 1 से 5। तो ये अच्छी तरीके से समझाने के लिए बच्चों को ऐसे उदाहरण को हमको उनको समक्ष प्रस्तुत करना है जो उनको अच्छे से समझ आए, मतलब दैनिक जीवन से रिलेट करे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक, क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। उसके पश्चात है 52 में, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए सिखाने की प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी सामाजिक सहभागिता, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, और चौथा सीखने की गतिविधियां। पाठ्यचर्या के विकास में ऐसा बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? पाठ्यचर्या को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके पश्चात है 53 में, इसमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार बढ़ावा देने के लिए सबसे उचित है? पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का प्रयोग, चौथा प्रशंसा। तो पुरस्कार तो ये कुछ दिनों के लिए ही मतलब मोटिवेशन प्रदान करता है, लेकिन प्रशंसा एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग किसी विद्यार्थी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रशंसा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है? पहला, और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, दूसरा कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना, और डी है कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। तो इसमें शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये कुट वाले प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए इसका जवाब में क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, डी रहेगा। तो मतलब ए सी डी रहेगा, इसमें से क्या नहीं आएगा? तो कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ये इसका क्या रहेगा? गलत आंसर रहेगा। तो इसका आंसर राइट आंसर रहेगा ए सी डी। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 55 में, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन से है, ऑप्शन नंबर सी विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है, या ऑप्शन डी यहाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु या जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं, है ना। तो इसको 4 चरण में डिवाइड किया गया है। पहला फाउंडेशन होता है, दूसरा प्राइमरी होता है, और माध्यमिक होता है, और चौथा होता है उच्च। तो इसमें माध्यमिक चरण में कौन सा रहेगा? कक्षा 6वीं से 8वीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात है 57 नंबर क्वेश्चन, सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? तो ऑप्शन ए है सीखना याद रखने की प्रक्रिया है, या ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, या सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन डी सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो क्या बोला? संरचनावादी दृष्टिकोण में हम लोग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58, बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमको गलत आंसर चुनना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
क्या रहेगा ऑप्शन ए। उसके पश्चात है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, विशेषज्ञताओं वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंट मतलब कौन से बच्चे को, किस प्रकार के बच्चों की क्या ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता के अनुसार। इसमें समावेशी मतलब बिना कोई भेदभाव के सभी को एक समान दर्जा देना। तो इसके राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसके पश्चात है 60 कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ। तो जो कोई बच्चे हैं है ना क्लास में गलतियाँ करती हैं, तो उसमें जो गलतियाँ करती हैं तो उससे क्या होता है, क्या सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं, या सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरियों की परिचायक है। ऑप्शन डी, सीखने की गति को धीमा। तो जब तक कोई बच्चा गलती नहीं करेगा तो उससे सीखेगा कैसे, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या होता है कि विद्यार्थी जो गलती करते हैं तो वो समस्या समाधान करने में भी सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है भारतीय परिक्षेप या पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है। तो एक पंचकोश विकास है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। उसके पश्चात है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध। जब तक अच्छे से संबंध नहीं रहेगा तब तक कन्वर्सेशन या बातचीत पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ है। सीखने का लचीला वातावरण बिल्कुल सत्य है, प्रशिक्षण क्षमता क्रिया में कमी ये नहीं है। सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन मतलब उसको सुधार सकते हैं, और संप्रेषण कौशल में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। यह क्या करता है, सीखने का लचीला वातावरण तैयार करता है, साथ ही साथ सीखने के कार्यक्रम में लचीला प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, ये सही है क्योंकि सीखने के लिए सक्रिय रहना जरूरी है। दूसरा, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ये निगेटिव पॉइंट है इस प्रकार है। और तीसरा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, है सही है। और चौथा, विद्यार्थियों के अनुभव को भी प्राथमिकता देना जरूरी है, मतलब ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान की प्राप्ति होना। मतलब क्वेश्चन 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कूट वाले प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है। रटकर सीखना गतिविधियों में चुनौती का तत्व होनी चाहिए, गतिविधियों में ही की जाती है, अकेले में नहीं। कोई भी खेल गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसमें कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देन उसके पश्चात है कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में सही है। विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, गलत। या केवल व्यक्ति की अनुवांशिकता से प्रभावित, गलत। उसके यहाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्या, विकास। उसका क्वेश्चन नंबर 64 है, रचनावादी शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में सीखने में अंतर का कोई स्थान नहीं, सीखना सामाजिकता में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके पश्चात इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। पाठ में दी गई नई शब्दावली की व्याख्या करना, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनवाने को कहना, गलत। बच्चे से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 69 में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में मैच करवाना है। मतलब एक साइड में क्या दिया गया है, जितने भी
वैज्ञानिक थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे और उनके सिद्धांत हैं। तो थर्नेडाइक ने क्या दिया था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो पहला का दूसरा वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और बी बी इवान पॉलो ने किसने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और स्किनर ने दिया था क्या, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और उसके बाद डी कोहलर ने दिया था क्या, दिया था सूच का सिद्धांत। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके पश्चात है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 है ना, इसमें भी कॉलम दिया गया है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करवाना है। तो इसका एनसीएफ 2005 में क्या दिया गया है, क्या बोला गया है कि शिक्षा बिना बोझ के। तो पहला का आंसर रहेगा सी, मतलब शिक्षा बिना बोझ के। तो कौन से नंबर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ये सही आंसर है। और एनसीएफ 2022 में क्या दिया गया है, चौथा आईवी पंचकोशी सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन सी का दूसरा, ऑप्शन सी का बहुभाषिकता 2000 एनईपी 2020 में क्या बोला गया है, बहुभाषिकता को महत्व दिया गया है। और एनईपी 1984 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संचालित किया गया था। उसके पश्चात है निम्नलिखित 71 में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आदर्शवाद का है ना दर्शन शास्त्री कौन थे, प्लूटो थे। कौन थे, प्लूटो। तो पहला का चौथा, ठीक, पहला का चौथा। इसमें आदर्शवाद में क्या आ जाएगा, प्लूटो आ जाएगा। प्रयोजनवाद को किसने दिया था, तो जॉन डीवी ने दिया था। प्रकृतिवाद के जनक कौन है, रूसो। और यथार्थवाद को किसने, जॉन लॉक ने। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके पश्चात है निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी दोनों का कारण से उत्तर का चुनाव करें। तो शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों की प्रकृति का निरंतर आकलन कर सके। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहला तो सही है उसका, है ना, लेकिन और दूसरा भी सही बोल रहा है कि केवल फॉर्मेटिव आकलन से ही। तो इसका सही आंसर क्या है, कथन ए और बी दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। उसके पश्चात है इसमें भी दिया गया है कि अभी कथन ए और कारण आर, इन कथनों में सही उत्तर का चुनाव करें। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सत्य है। और कारण के अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, कारण और कथन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में रहेगा 74। 74 में नीचे दिए गए कथन है, शिक्षा की एक सामाजिक आवश्यकता है, शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या है, दोनों कथन आपस में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। कोई भी चीज़ रिसर्च या फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, सोच समस्या का चयन। तो पहला नंबर ऑप्शन, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, शोध प्रश्नों का निर्माण करते हैं, है ना। तो ए के बाद आ जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उसके पश्चात है 76 में पाठ्य योजना लेखन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले किसी भी चीज़ का उद्देश्य डिसाइड करते हैं ना। तो पहला क्या रहेगा, अधिगम के उद्देश्य। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद पूर्व ज्ञान को इससे जोड़ते हैं, है ना। पूर्व ज्ञान को जोड़ने के पश्चात उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विषय वस्तु की प्रस्तुति करते हैं। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, गृह कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ये जितने भी वो बने हैं ना,
कमीशन समिति बने हैं, गठन हुआ था, उसको क्रम अनुसार अरेंज करना। तो सबसे पहले कौन सा आया था? डॉक्टर राधा कृष्णन वाला आया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी, डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, राधा कृष्णन आया था। फिर उसके बाद आया था मुदालियार कमीशन, फिर उसके बाद कोठारी कमीशन, फिर सी में राजनीति की समीक्षा और लास्ट में आया था यशपाल समिति। उसके पश्चात है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जीन पियाजे है ना, उन्होंने 4 अवस्था दिए थे जो इस प्रकार अरेंज है। सबसे पहले में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवेदी। संवेदी के बाद आएगा ए, सी के बाद ए पूर्व, पूर्व के बाद आएगा क्या चीज़? पूर्व के बाद क्या चीज़ आएगा? सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था आएगा, फिर ए आएगा पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त आएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? औपचारिक संक्रियता अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ CABD, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना विधि के अनुसार विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या करना है? इस क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना है? किसी भी परियोजना को बनाते समय उसका उद्देश्य से चयन करते हैं ना, तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी का रहेगा, है ना। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी परियोजना का चयन, उद्देश्य का चयन करते हैं, फिर उसके पश्चात परियोजना का नियोजन करते हैं ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? परियोजना का कार्यान्वयन करते हैं, फिर उसके बाद परियोजना का मूल्यांकन करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? परियोजना का अभिलेखन करते हैं, मतलब उसको नोट करते हैं लास्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही नए व्याकरण से जुड़ी सभी क्वेश्चन के लिए देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।